दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ स्पेशल शेप्स का सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट किया था। हमने देखा था कि अगर मेरी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जो सेंट्रोइड पॉइंट है वहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा और वहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अगर जी मेरा हर जगह कांस्टेंट है तो जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे थे उनमें जी तो हम हर जगह कांस्टेंट लेके ही चल रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो हर जगह आपके सेम ही होंगे। तो ये हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, स्पेशल शेप्स को हमने देखा था। मैं आपको याद भी दिला देता हूं कि वो शेप कौन कौन सी थी। तो उनमें हमने सबसे पहले देखा था हेमिस्फीयर, ठीक है, कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है। जरा देखिए, मान लीजिए ये मेरा हेमिस्फीयर है और मास डेंसिटी में क्या ले रहा हूं, यूनिफॉर्म। मास डेंसिटी में यूनिफॉर्म ले रहा हूं तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो देख लेते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे ये मेरी एक्स डायरेक्शन थी, इसको मैं वाई मान लेता हूं और इसकी रेडियस को आर ले लेता हूं। यहां से रेडियस को मैं आर ले लेता हूं। तो जो इसका सेंट्रोइड लाई करेगा वो आपका समवेयर यहाँ पे कहीं होगा और ये जो लोकेशन होगी ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 3r/8 पे, 3r/8 पे ये लोकेटेड है, ठीक है। फिर हमने देखा था कोन। अगर आप कोन की बात करते हैं तो कोन के केस में जरा देखिए, ये मेरा कोन, ठीक है, और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ठीक है भाई। और मान लीजिए इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है। तो जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा या सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्योंकि मास डेंसिटी में यूनिफॉर्म मान रहा हूं, तो वो होगा h/4 पे। ये जो डिस्टेंस थी हमारी ये h/4 थी, ये हमने देखा था। फिर हमने एक ट्रायंगल का देखा था कि अगर कोई इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो ये मान लीजिए मेरी x डायरेक्शन है और ये मान लीजिए मेरी y डायरेक्शन है। ये लेंथ मान लीजिए a है और ये लेंथ मान लीजिए b है और ये मेरा ओरिजिन है 0 0। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर a/3 और इधर b/3 होगा, समवेयर यहाँ पे होगा a/3, b/3। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास या आप सेंट्रोइड को बोल सकते हो। ये 3 शेप हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी और अब इन्हीं का इस्तेमाल हम करेंगे आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्पोजिट बॉडीज का। अभी कॉम्पोजिट बॉडीज क्या होती हैं? कॉम्पोजिट बॉडीज वो होती हैं जिनमें एक पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कनेक्टेड हों। जैसे कि देखिए मेरे पास एक बॉडी है और वो कुछ इस तरह की है। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है ये और एक डिस्क है। हालांकि ये भी सिलेंडर ही है क्योंकि इसके पास थिकनेस है तो थोड़ा बहुत सिलेंडर ही आ गया। तो बट इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। तो एक तरह से ये जो पूरी बॉडी है इसमें 2 छोटी छोटी शेप्स की बॉडीज लगी हुई हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट बॉडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्पोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जरा देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये थोड़ा सीधा नहीं हो रहा, आई थिंक अब ठीक है। ओके, इस तरह का था ये और इसके नीचे मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉनिकल शेप है, इसके नीचे सॉलिड स्फीयर लगा हुआ है। और दूसरा इसमें एक और चेंज कर रहा हूं मैं, इसको होलो कर रहा हूं। यहां से मान लीजिए ये मेरा होलो है, इतना हिस्सा इसका होलो है, ठीक है भाई। ये आपको होलो दे रखा है और ये जो डायरेक्शन है ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है या इसको वाई मान लो, इस तरफ आप एक्स मान लो
ये जो डायरेक्शन है ये मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है और ये मेरी z डायरेक्शन है। आप ये कह सकते हो कि ये जो शेप है, अच्छा इसमें जो सिलेंडर मैंने बनाया ये खाली कर रखा है, इतना ये होलो है यहाँ से, मतलब ये कॉनिकल शेप थी, कॉनिकल शेप में से इतना हिस्सा निकाल लिया है, जैसे वो मटका होता ना उस तरह का है। और नीचे से क्या है, नीचे से मेरा ये एक तरह का हेमिस्फीयर हमने बना रखा है। अब इसकी मास डेंसिटी जरा देख लो। जो हेमिस्फीयर है उसकी मास डेंसिटी है मान लीजिए 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो है, जो क्योंकि इधर साइडों वाला हिस्सा तो सॉलिड ही है ना, ये हिस्सा इसकी जो मास डेंसिटी है जो कॉनिकल शेप है उसकी, वो मान लीजिए है 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। दूसरा आपको ये भी दे रखा है कि ये जो आपको जो रेडियस दे रखी है यहां से यहां तक की, वो है 25 mm। ठीक है। और ये पूरी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 50 mm, ये 50 mm दे रखी है। और जो हाइट है, दिस हाइट इज 100 mm। मान लीजिए इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, सुनिए, इंटरेस्टिंग है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जेड एक्सिस पे लाई करेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ये फिगर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक है अबाउट इन एक्स एंड वाई प्लेन। कहीं पे भी किसी भी लेवल पे एक्स वाई प्लेन देख लो आप, जैसे इस लेवल पे अगर मैं एक्स वाई प्लेन लिखूंगा तो चारों तरफ ये बराबर है, ये हर तरफ सिमेट्रिक है ये। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारी बॉडीज कनेक्टेड है। एक कोनिकल शेप है, एक सिलेंडर इसके अंदर से निकाल लिया गया है इसको, दूसरा एक हेमिस्फीयर है, तो कुल मिला के कई सारी कॉम्पोजिट बॉडीज हैं। अब हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप एक काम करो, आप इंडिविजुअल बॉडीज ले लो और इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लो, बाद में उनको इकट्ठा कर देना। कैसे, जरा देखिए। तो हम एक टेबल बनाएंगे, जरा देखिए, उसमें सबसे पहले बॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, यहां पे कितनी बॉडीज इस्तेमाल होंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो वैसे भी आप जरा देखिए, नंबर 1 पे क्या है बताओ जरा। नंबर 1 हेमिस्फीयर है। नंबर 2 पे क्या है बताओ जरा। नंबर 1 पे हेमिस्फीयर आ गया, एक तो ये ले लिया। नंबर 2 पे एक कोन आ गया, और कोन भी पूरा नहीं है भाई, अगर मैं इसको पूरा एक्स्ट्रापोलेट करूं तो एक तरह से पूरा जो है वो ये बन रहा है, पूरा कोन अगर आप देखोगे तो ये पूरा कोन है। पूरे कोन में से ये ऊपर वाला जो कैप है ये हटा दी गई है। तो कोन का भी एक तरह से 2 पार्ट हैं, एक तो पूरा कोन है और उसमें से ये ऊपर वाला हटा दिया गया है। तो कोन के भी असल में 2 कोन है, कोन नंबर 1 या आप कह सकते हो बिगर कोन, बिगर कोन, और उसके बाद नंबर 3 क्या है बताओ जरा, स्मॉलर कोन। स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा हमने हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 क्या है बताओ जरा। नंबर 4 है हमारे पास ये सिलेंडर। सिलेंडर, तो ये कुछ आपको बॉडीज नजर आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबका एक्स टिल्डा या वाई टिल्डा निकालने की जरूरत नहीं है, हर एक बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली, और उसको हम टिल्डा में देंगे। वैसे तो सेंटर ऑफ मास को हम एक्स बार में दिखाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिट बॉडीज है, पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसको आप एक्स बार बोलिए, इंडिविजुअल बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको टिल्डा में दिखाते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जेड टिल्डा निकालूंगा, सबका जेड टिल्डा निकालूंगा। आप बोलोगे सर जेड टिल्डा क्यों निकालोगे, एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा सबका क्या है बताओ जरा, 0 है, क्योंकि सब सिमेट्रिक है ना एक्स एंड वाई प्लेन में। एक्स टिल्डा वाई टिल्डा 0 है, केवल जेड टिल्डा आएगा। हेमिस्फीयर का, बिगर कोन का, स्मॉलर कोन का, सिलेंडर का, इन सब का आप ये कह सकते हो जेड टिल्डा निकालेंगे। और दूसरा सबका मास निकालेंगे, सबका हम मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल सोल्व कीजिए, इसके बाद हम सबको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा इंडिविजुअल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर का देखते हैं। तो हेमिस्फीयर का हमें पता है भाई, जो जेड टिल्डा आएगा वो कहां पे आएगा बताओ जरा। यहां से आप नीचे आ जाओ, कितना, 3r/8। तो इसका मतलब जो इसका जो बनेगा वो माइनस जेड की तरफ होगा, तो 3/8 इंटू 50 mm, तो कट जाएगा, और ये कट के ये यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, तो इसका मतलब 75/4 mm, और वो भी नेगेटिव आएगा भाई, माइनस जेड में ना। तो आप इसको लिखोगे
75/4 mm। ये इसका क्या हो गया बताओ जरा, इसका जेड टिल्डा हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पे। अब आइए इसका टोटल मास क्या होगा, जो मास डेंसिटी है 8000, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है ना, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 50, क्यूब कर दो और इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि एमएम में है ना, तो 10⁻³ को 3 बार करना है आर क्यूब में, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, अब इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर है मेरे पास, तो मैं जरा इसको सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। ये कितना बन रहा है, तो ये बनेगा, आप लोग भी कैलकुलेशन कर लें भाई, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो कई बार गलत शर्त हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक को बुरा न माने, ठीक है। 15 × 15 × 50 इंटू 10⁻⁻9, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है भाई 3, तो इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये 2π/3 आ रहा है, 2π/3। तो इसका मास जो है वो किलोग्राम में आ गया है, 2π/3 किलोग्राम, क्योंकि मीटर क्यूब में था ना, तो इसलिए इसको मीटर में लिखना जरूरी था भाई, ठीक है, 50 mm को, रेडियस को। तो ये हमारे पास इसका मास आ गया। ऐसे ही अब आइए बिगर कोन का मतलब बड़ा कोन जो हम ले रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है बड़े कोन में। दिक्कत क्या है, ऊपर तो मास है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार जो बड़ा कोन ले रहे हो, इसको आप ये मान लो कि इसकी पूरे की मास डेंसिटी जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो मैं बड़ा कोन ले रहा हूं, जरा देखिए, बड़ा कोन कुछ इस तरह का है, ऐसे पूरा बड़ा है भाई, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ये 50 mm है, 50 mm है, और ये जो हाइट है ये अपने को देखनी है अब ये कितनी होगी, तो ये एंगल निकाल लेते हैं ना, कितना एंगल है, उससे ये हाइट पता चल जाएगी। एंगल कैसे निकालोगे जरा देखो, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, देखो ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगी, तो ये भी 25 बन जाएगी, ये 25 बनेगी और ये 100 बनेगी। तो इस ट्रायंगल का सहारा लेके मैं एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा जरा देखो, ये जो हाइट है ये 100 है और ये जो लेंथ है 25 है, तो थीटा अगर मैं इसको बोल दूं तो आप बोलोगे कि tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25, ठीक है। तो ये बन गया 4। तो सेम थीटा यहां पे भी लगेगा भाई, और इसको हाइट को h मान लो, तो आप ये कह सकते हो h/50 इज इक्वल टू tan θ। tan θ यहां पे निकाल लो ना भाई, यही tan θ इस ट्रायंगल में ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और पूरी हाइट को h मान लो, तो h/50 इज इक्वल टू tan θ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो h की वैल्यू कितनी होगी 200 mm हो गई है। तो यहां पे h की वैल्यू 200 mm आ गई है दोस्तों, बिगर कोन ले रहा हूं मैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे लाई करेगा, अगर मास डेंसिटी में यूनिफॉर्म मान लो इसकी पूरे की, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे लाई करेगा h/4 पे, इसका मतलब 50 mm पे लाई करेगा। तो ये लाई करेगा 50 mm पे, ऊपर की तरफ लाई करेगा, क्योंकि ये ओरिजिन में मान रहा हूं ना, तो यहां से ऊपर की तरफ होगा 50 mm, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये। और इसका जो मास होगा वो क्या होगा, मास होगा वो इसका वॉल्यूम इनटू मास डेंसिटी कर दो, तो मास डेंसिटी है 4000 और उसका वॉल्यूम क्या होगा πr²h, r की वैल्यू 50 है, 10⁻⁻6 ये r² होगा, πr², h की वैल्यू 200 mm है, 200 इंटू 10⁻⁻3 πr²h/3, ठीक है जी। ये क्या हो गया, इसका मास हो गया। तो इसका मास जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा 4000 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 200 इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 2π/3 आ रही है अगेन। तो मास जो है इसका भी 2π/3 है, जो बिगर कोन हमने लिया है उसका भी मास जो है वो 2π/3 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट अब आइए स्मॉलर कोन। स्मॉलर कोन कौन सा है, ये वाला कोन है, इससे ऊपर वाला, ठीक है। अब ये है 25 mm है इसकी रेडियस, और ऊपर जो हाइट है वो कितनी है भाई 200 तो टोटल है, 200 में से 100 ये हटा दो, तो ऊपर वाली जो हाइट आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 mm। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पे आएगा, इसका बाई 4 कर दो, यहां से 25 ऊपर आ जाएगा,
h/4 कर दो ना, यहाँ पे h की वैल्यू 100 हो गई है, तो h/4 करोगे तो ऊपर आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो कहाँ पे बनेगा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इस जगह पे। और ये जगह कितनी होगी, यहां से नीचे से मेजर करो ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 100 तो ये है, 100 + 25 125 mm पे आ गया, 125 mm पे आ गया। अब दूसरा है इसका मास, तो इसका मास कितना बनेगा, अगेन मास डेंसिटी 4000 है, पाई r की वैल्यू यहाँ पे 25 है दोस्तों, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर और mm में है तो 10⁻⁻6 इनटू h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 mm है, 100 mm है, डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। ये इसका मास हो गया। तो इसको भी जरा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। और तो जरा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं दोस्तों, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे, ठीक है। आप लोग अपना 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 कैलकुलेट करें भाई, क्योंकि हो सकता है मैं मिस्टेक कर दूं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है π/12, कम्स आउट टू बी π/12। मास जो है वो है π/12 किलोग्राम। और इसका मास मैं नेगेटिव लूंगा। क्यों नेगेटिव लूंगा भाई, क्योंकि बिगर कोन में से स्मॉलर कोन मुझे हटाना है तो इसका मास नेगेटिव लीजिए, ठीक है, इसका मास नेगेटिव लीजिए। अब आइए सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है उसको जरा देखते हैं। तो इस सिलेंडर को अगर मैं अलग कर दूं, जरा ध्यान से देखना भाई, तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो भी मैं जो कौन की मास डेंसिटी उतना ही लूंगा, क्योंकि इसको भी हटाना है मुझे इसके अंदर से, इसको भी हटाना है ना, इतने रीजन को हटाना है भाई। तो इसकी मास डेंसिटी जो है वो भी मैं 4000 किलोग्राम ही लूंगा भाई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी जो रेडियस है वो 25 mm है और हाइट जो है वो 100 mm है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो बनेगा πr² इंटू h कितना है 100 mm, ये इसका वॉल्यूम हो गया, और इंटू मास डेंसिटी 4000, ये इसका टोटल मास आ जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इसका मास को, तो बन जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। π/4 बन गया भैया। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लें, π/4 किलोग्राम। तो ये बन गया, मैं माफ कीजिएगा, हाँ ये किलोग्राम में आ गया ना, तो π/4 किलोग्राम। और इसका जो किलोग्राम में जो लिखा है वो भी मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा भाई। क्यों नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं। तो जो चीज आप निकाल रहे हो उनको आप ले लो नेगेटिव, ठीक है। अब आइए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके मिडिल में होगा। इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर की हाइट थी, तो ये 50 सेंटीमीटर पे लाई करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ओरिजिन है, इसका तो नीचे वाला पॉइंट है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से 50 पे आ गया ये, तो 50 mm पे आपका इसका z बार आ गया। सही है भाई। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर एक बॉडी का हमने सेंटर ऑफ मास निकाल दिया और उसका जो सेंट्रोइड है वो निकाल दिया इंडिविजुअल का। बट हमें तो पूरे का चाहिए ना। अब पूरे का कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, आई होप मैंने कैलकुलेशन सारी सही की हो, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा देखिए, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहां पे हम लिखेंगे z बार इंटू एम। तो z बार इंटू एम करोगे तो हेमिस्फीयर का क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा -75/4 इंटू 2π/3। इसका बन जाएगा 50 इंटू 2π/3। इसका बन जाएगा 125 इंटू π/12 विद माइनस साइन, और इसका बन जाएगा 50 इंटू π/4 विद माइनस साइन। ये बन जाएगा z बार इंटू एम। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो टोटल मास निकालेंगे और एक टोटल z बार इंटू एम निकालेंगे। एक तरह से डिस्क्रीट बॉडीज होगी हमारे पास ये। इसको आप एक पॉइंट मास मान लो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लो। ये पार्टिकल है यहाँ पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल है यहाँ पे रखा हुआ है, ये पार्टिकल है यहाँ पे रखा हुआ है, ये मास है ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब आप इनको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो दोस्तों। तो टोटल हमने इनका समेशन लेना है इसके प्रोडक्ट का, ठीक है, और जो मास है उसका सम कर देना है। तो अगर मैं सबका सम करूं तो जरा देखिए कितना बन जाएगा। 2π/3 प्लस 2π/3 इज 4π/3, और उसमें आप ये सबट्रैक्ट कर दो, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, π/12, ये किलोग्राम में है वही सारे, ठीक है, π/12, और माइनस में क्या हो जाएगा π/4, ठीक है।
तो ये बन जाएगा π/4, ठीक है। तो टोटल मास जो है वो हमारे पास आ गया पाई किलोग्राम जो है वो टोटल मास आ गया। ऐसे ही अब हम z टिल्डा इंटू m करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, पहली टर्म जो है वो है -75 इंटू 2 पाई। ये अब आपको सारी कैलकुलेशन करनी है भाई, डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये आ गया, उसमें ऐड कर दो भाई, क्या ऐड करना है, 100 पाई बाई 3, ओके जी। उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 125 पाई डिवाइड बाई 12, ठीक है जी। और ये भी मेरे ख्याल से माइनस हो जाएगा, -50 π/4, तो 50 और π/4, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो ये है -25 π/12 ये आ गया दोस्तों। तो अब हमारे पास इन सब का समेशन आ गया, और ये भी मास का समेशन आ गया। इनको हमने पार्टिकल की तरह ले लिया। ये पूरी बॉडी यहां पे लोकेटेड है, ये पूरी बॉडी यहां पे लोकेटेड है। ये कोन जो था, इस कोन का, बड़े वाले कोन का जो लोकेशन है वो समवेयर h/4 यहां पे, और इस छोटे वाले का यहां पे है। हमने इनको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लिया, और उसके बाद सिंपल समेशन वाला रूल लगाना है। टोटल मास निकाल लो और z टिल्डा इंटू m कर दो। अब जो z बार निकल के आएगा हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी इन सब का सम, ये वाला डिवाइड बाय दिस, तो ये हो जाएगा -25/12। x एंड y तो पहले ही 0 आएगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा दोस्तों, वो समवेयर आपका, अच्छा ये mm में है भाई, ध्यान देना, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो समवेयर आपका इधर कहीं पे बनेगा आपका, ठीक है, यहां पे कहीं बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए। इसकी वैल्यू देख लो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी ना भाई, 2 पॉइंट समथिंग। तो जो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास था, उसे थोड़ा सा, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास था उसे थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और मास भी आप इसका देख लीजिए, किलोग्राम में हमने कैसे मास निकाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई ये आपको समझ आया। चलिए दोस्तों, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक कदम और आगे चलते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ऐसे ही कोई और फिगर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। एक बार इसमें कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भाई, देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं एक लाइन का ले रहा हूं, मतलब जो जैसे कई बार लाइन होती है ना, सिंपल स्ट्रेट लाइन जैसे आप लेते हो, जिसकी रेडियस नेग्लिजिबल आप ले सकते हो, तो उसका हम सेंट्रोइड निकालने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y डायरेक्शन है, और ये मेरे पास z डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको यहां पे कोई लाइन दे रखी है दोस्तों। लाइन देने का क्या मतलब है, जरा देखिए, आपको इस तरह की लाइन दे रखी है। एक ऐसे है, मतलब इसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल, इसकी जो रेडियस है वो बहुत नेग्लिजिबल ले लो। एक ऐसे है, और इसी को सर्कल में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे क्लोज्ड लाइन है, जैसे वायर का आप बना देते हो ना, ऐसे क्लोज्ड वायर है XY प्लेन में, ठीक है। और ये मैं ले लेता हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे ये जो है 1 मीटर मान लो, ये भी आपका 1 मीटर है, और ये 1 मीटर का सर्कल है, मतलब एक तरह से 1/4 हिस्सा है सर्कल का। आपको इसका सेंट्रोइड बताना है कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगेन ये कॉम्पोजिट बॉडी आ गई, जिनमें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। 3 हिस्से बन गए ना भाई। तो इस तीनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हो, 1, 2 एंड 3। इस बार मास डेंसिटी नहीं दे रखी है आपसे। मास डेंसिटी अगर नहीं दे, क्योंकि इसका डायमेंशन ही बहुत नेग्लिजिबल है, आप पतला सा वायर मान सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड जो होगा वो सेम एक ही जगह पे होगा। तो क्यों ना इसका सेंट्रोइड हम लोग निकाल दें, क्योंकि सेंट्रोइड में हमें लेंथ की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो, किसी भी लाइन का अगर सेंट्रोइड देखना है तो वो कुछ इस तरह का होता था, x टिल्डा dl डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 छोटे छोटे हिस्से हैं, तो सबका अपने को क्या करना पड़ेगा, सबका अपने को अलग अलग सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले बॉडीज की बात करेंगे। तो कितनी बॉडीज हैं, 1
2 एंड 3, और फिर हम क्या करेंगे सबका x टिल्डा, y टिल्डा, z टिल्डा। इंडिविजुअल बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैं टिल्डा में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टोटल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसको मैं बार में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 1 तो सिमेट्रिक है भाई, सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सेंटर ऑफ जो सेंट्रोइड जो होगा वो बिल्कुल इसके मिडिल में होगा। तो आप ये कह सकते हो कि बॉडी नंबर 1 का जो सेंट्रोइड आएगा वो कहां पे आएगा बताइए, 1/2 पे आएगा। x टिल्डा की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी, 1/2 आएगी, एंड y टिल्डा की वैल्यू जो है वो 0 एंड z टिल्डा भी 0, ठीक है भाई, बॉडी नंबर। और दूसरा फिर लेंथ की बात करेंगे, यहां पे लेंथ कितनी है बताओ इसकी, 1 मीटर, ठीक है। अब आइए बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो बॉडी नंबर 2 में, बॉडी नंबर 2 ये है, तो इसका x टिल्डा 0 आएगा, y टिल्डा 1/2 आएगा, z टिल्डा 0 आएगा, बिकॉज xy प्लेन में है, ठीक है, और लेंथ इसकी भी 1 मीटर है। अब आइए बॉडी नंबर 3, बॉडी नंबर 3 एक तरह से सर्कल का 1/4 हिस्सा है। अब इसका कैसे कैलकुलेट करें, अब आपको याद होगा इसको हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, मैं जरा याद दिलाता हूं आपको। जरा सोचिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है XY प्लेन, जिसके अंदर ये लाई कर रही है इस तरह की जो है, अगर उसको मैं वर्टिकल कर दूं तो आपको ऐसे नजर आएगा ये, ठीक है। तो चलिए जरा वर्टिकल करके देखते हैं। तो इधर मेरा y मान लेते हैं, इधर मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह का मेरे पास ये है, 1 मीटर इसकी रेडियस है, ये ऐसे लाइन है दोस्तों, और मुझे इसका सेंट्रोइड चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, मैं एक बार दोबारा कैलकुलेट करवा देता हूं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे इसका छोटा सा हिस्सा ले लिया, dl की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से कुछ फाई एंगल पे, कुछ फाई एंगल पे, ये 1d फाई बन गया भाई, 1 इंटू डी फाई, ये dl आ गया ना। तो दूसरी बात ये 1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या बनेंगे, इस इंडिविजुअल जो स्मॉल लेंथ है इसके कोऑर्डिनेट जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, 1 cos फाई, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, x बोलो, इसको y बोलो, जो मर्जी बोलो, ठीक है। इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही आएगा x एंड y, ठीक है। और जो वर्टिकल हाइट है ये बन जाएगा sin फाई। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब इस स्मॉल लेंथ के सेंटर ऑफ मास या सेंट्रोइड आ गए। अब जरा देखिए, अगर मैं इसका पूरे का निकालूंगा, इसका x बार निकालूं, सिर्फ इतने का x बार निकालूं, तो वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा x टिल्डा विच इज cos फाई, मैं इसको x बोल रहा हूं भाई, ठीक है, इसको x बोल दो, इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो x टिल्डा इंटू dl की वैल्यू d फाई के बराबर है, अपॉन टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ 2πr/4 बन जाएगी, तो पाई इंटू r/2 बन जाएगा, 2πr/4 करोगे तो πr/2 आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो और इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, फाई कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2 तक। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, cos फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो sin फाई, और ये 1 बन जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/π आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब इसका जो x में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2/π आएगा, इसका जो सेंट्रोइड बनेगा उसका x कोऑर्डिनेट 2/π आएगा, y भी 2/π आएगा, यहां पे बस sin फाई कर दो, cos फाई की जगह sin फाई कर दो, और क्या है, ठीक है। और sin फाई करोगे तब भी अल्टीमेटली वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो ये जो है, जो तीसरा हिस्सा है बॉडी का, उसका मुझे ये पता है कि x टिल्डा क्या आएगा और y टिल्डा क्या आएगा। तो यहां से आप मेजर करो, यहां से x में कितना है 2/π, और y में भी कितना है 2/π, तो इसका x टिल्डा जो है वो 2/π होगा। देखो यहां पे मैं इसको x बार लिख रहा था क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ इसको ही चेक कर रहा था सिर्फ, लेकिन जब मैं इसके अंदर लिखूंगा तो इसका जो सेंट्रोइड आएगा उसको टिल्डा में लिखूंगा, क्योंकि बार यहां पे मैं किसको ले रहा हूं, पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड होगा उसको मैं x बार y बार ले रहा हूं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहां पे x टिल्डा जो है वो 2/π आएगा, y टिल्डा की वैल्यू भी 2/π आएगी, और z टिल्डा 0 होगा, और लेंथ क्या बनेगा, लेंथ आएगा 2πr/4, तो πr/2 बन जाएगा ना, 2πr तो पूरा सर्कल हो गया भाई, 2πr/ उसका फोर्थ हिस्सा है ये, तो 2πr/4 करोगे तो πr/2 बन जाएगा, r की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये बन जाएगी भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लिखना है x टिल्डा इंटू l, y टिल्डा इंटू l एंड z टिल्डा इंटू l, l मतलब लेंथ। तो पहले वाले की x टिल्डा इंटू लेंथ करोगे तो हाफ आ जाएगा, y टिल्डा इंटू लेंथ करोगे 0 आएगा, z टिल्डा इंटू लेंथ करोगे 0 आ जाएगा,
ठीक है भाई। एक तरह से आप इनको ये इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, ठीक है। एनीवे यहां पे जरा देखिए, इसका x टिल्डा इंटू लेंथ करोगे 0 आएगा, यहां पे 1/2 इंटू लेंथ करोगे तो यहां पे 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहां बताइए 2/पाई इंटू पाई/2, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये बनेगा 1, यहां पे भी आपका 1 बन जाएगा और यहां पे आपका 0 बन जाएगा। सही है जी। अब क्या करेंगे, अब इसका सम कर दो, इसका सम कर दो, इसका सम कर दो, तो इसका सम करोगे तो 3/2 0, ठीक है जी। ऐसे फिर आप लेंथ का भी सम कर लो, तो टोटल लेंथ क्या बनाएगी 2 + पाई/2, ये टोटल लेंथ होगी भाई। तो अब अपने को जो x बार निकालना है वो क्या होगा, वो इनका सब का समेशन आ गया ना, x टिल्डा इंटू एल, सबका समेशन लेके डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर दो, समेशन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास x बार आ जाएगा पूरी बॉडी का। तो क्या बनेगा दोस्तों ये बताइए, लेंथ का जो सम है वो है हमारे पास 2 + पाई/2, ये तो हमारे पास लेंथ का सम हो गया, और x टिल्डा इंटू एल इसका सम करोगे तो 3/2 ये आ गया। तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 + पाई, ठीक है भाई। एक बार देख लो, 3/2, ये 2 ऊपर चला गया, 4 ये कट गया यहां से, तो बन गया 3 डिवाइड बाई 4 + पाई, ये हमारे पास x बार आ गया। ऐसे ही फिर आप y बार निकाल लो, तो y बार भी सेम ही आएगा भाई, सेम यही मेरा y बार हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आज का जो टाइम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले एपिसोड में हम इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि हमने जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर जो सेंट्रोइड पढ़ा है इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो हम समझेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।